स्टूडेंट्स this is last chapter of history, and in this chapter we have studied understood about the Sikh sieging independence में सिख पार्ट हमने पढ़ा था तो 3 ओल्ड प्रोविंसेस हमने पढ़ लिए थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद के बारे में। इसके बाद सीजिंग इंडिपेंडेंस थे जिन्होंने अपनी जो प्रभुसत्ता है, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, खुद छीनी थी, इनको दी नहीं गई थी, इनसे इन्होंने छीना था। जिसमें सिखों के बारे में हम लोगों ने ये जो पैराग्राफ है ना, इसको हम लोगों ने समझ लिया था, पढ़ लिया था, है ना। बट फिर भी हम थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ। ओके, और समझने की कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी लाइन है उन पर आप अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम। ओके, तो द सिख की बात करें तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू द पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी कब आता है? तो 17th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सिखों का जो संगठन है वो किस समय देखने के लिए मिलता है? तो 17th सेंचुरी के आसपास। 17th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 17th सेंचुरी का मतलब होता है 1600 से लेकर कहाँ तक? 1700 के बीच वाला जो पार्ट होता है उसी को हम 17th सेंचुरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब, यानी सिखों के ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब के और क्रिएशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है ना। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू द पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी सिखों का जो ऑर्गेनाइजेशन रहा, इनका जो संगठन रहा, ये पॉलिटिकल कम्युनिटी किस में निकल कर आता है, देखने के लिए मिलता है हमें पंजाब क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। स्पेशली इनका जो है पंजाब क्षेत्र में। सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय द गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह कौन है? गुरु गोविंद सिंह इज द, आप कह सकते हैं कि लास्ट गुरु है ना, 10th गुरु ऑफ द, आप सिख कह सकते हैं, ठीक है ना, 10th गुरु। क्योंकि फर्स्ट गुरु कौन थे इनके? गुरु नानक थे। फर्स्ट गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक थे। और 10th नंबर पर कौन है? गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं हम, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह जो पहले गुरु नानक, जिन्होंने सिख संप्रदाय को, है ना, जिस सिख संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं, है ना, कि सिखों के जो, जैसे हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है, बुद्धिज्म के तो हम गौतम बुद्ध का नाम पढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही सिख में हम गुरु नानक का नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है, जो कि 10th गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु आते हैं। कंटिन्यू इनके बहुत सारे गुरु थे, गुरु नानक सिंह थे, गुरु तेग बहादुर से गुरु अंगद थे, फिर गुरु तेग बहादुर थे, और लास्ट में इधर आप देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, क्योंकि ये एक प्रकार से थोड़ा सा डेंजरस, है ना, खतरनाक तरीके से अपने सिखों का जो वर्चस्व है वो वापस लाने की कोशिश करते हैं। सेवरल बैटल्स, बहुत से युद्ध लड़े जाते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं। अच्छा, युद्ध किनसे लड़ेंगे? उस समय कौन कौन थे? तो उस समय थे मुगल्स थे भारत में, है ना, मुगल्स थे, मुगलों से लड़ेंगे। और कौन थे? राजपूत थे, है ना, तो राजपूतों से लड़ेंगे। तो 2 ही से इनका युद्ध होता है। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि इनका जो बैटल होता है वो किसके साथ में होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए दिया भी है, राजपूत एंड मुगल रूलर्स, ठीक है, इनके साथ में इनके बहुत सारे युद्ध लड़े गए गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? देखिए खालसा 1699 में, 1699 डेट याद कर लीजिएगा, 1699 में खालसा क्या है? खालसा के बारे में क्या है? खालसा एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है। खालसा एक प्रकार का क्या है? इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है जिसका काम ही था अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को बढ़ाना, ठीक है ना। और जो अपोजिशन है, जो हमारे विरुद्ध हैं, जो हमारे एंगेस्ट में है ना, उनका खात्मा करना, इस इंस्टीट्यूशन का मतलब था। इसकी स्थापना कौन किया था? इसकी जो स्थापना है, फाउंडर है जो, वो गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। तो 1699 याद रख लीजिए, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि खालसा कब बनाया गया? तो खालसा 1699 में बनाया गया, है ना। कौन बनाया? गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है। लेकिन सडनली गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहते हैं, और अचानक से ही गुरु गोविंद सिंह को हम आगे देखते हैं, आफ्टर हिज डेथ 1708 में इनकी डेथ हो जाती है। याद रखिए औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में, याद किया होगा आपने। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की, यानी अगले ही साल 1708 में औरंगजेब की डेथ 1707 में, और गुरु गोविंद सिंह की डेथ 1708 में। अच्छा, औरंगजेब ने कई बार प्रयास किया इस क्षेत्र में अपना कब्जा करने का, लेकिन लगातार सिखों की तरफ से विरोध होता रहा, और वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया जा रहा था। यानी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में कभी भी सिखों ने हार नहीं मानी, अपनी जो सत्ता थी, अपनी जो जगह थी, उसको कभी छोड़ा नहीं, ठीक है। और मैंने आपको जब औरंगजेब के बारे में पढ़ाया था चैप्टर 4 में, तो मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब एक कट्टर शासक था, कट्टर एक मुगल शासक था, जो ज़बरदस्ती राज्य को छीनना या हड़पना चाहता
जाता था। तो इसको कई जगह से इसको सामना करना पड़ता था, मराठों से भी इसका सामना होता था औरंगजेब का, ठीक है ना, और सिखों से भी सामना होता था। ईस्टर्न में जाएँ तो अहोम जो वहाँ पे ट्राइबल्स थे उससे इनका सामना होता था, ठीक है। अब बात यहाँ पर सिखों की कर रही हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत के हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भारत के हम पंजाब वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पंजाब से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने कल आपको एक नाम अभी जस्ट में आएगा भी तो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या सिख जो है युद्ध करना बंद कर दिए? बिल्कुल नहीं, संघर्ष करते रहे। और खालसा, आप कह सकते हैं कि द खालसा रोज रिवॉल्ट, खालसा ने विद्रोह किया, खालसा ने विद्रोह अपना जारी रखा। खालसा जिसकी स्थापना किया था, है ना, जिसका काम क्या था कि अपने धर्म का प्रचार करना, सिख धर्म को, है ना, दबने नहीं देना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है ना, अंगेज द मुगल अथॉरिटी। मुगलों के विरुद्ध इनका जो अभियान था वो चलता रहा अंडर द बंदा बहादुर लीडरशिप। किसके अंडर में? बंदा बहादुर का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु रहे, 10th गुरु रहे, वो गुरु गोविंद सिंह रहे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद अगर कोई कमान संभालता है तो बंदा बहादुर ही थे। ये गुरु तो नहीं थे, लेकिन गुरु जैसा ही इन्होंने प्रताप दिखाया, है ना, इनके अंदर सामर्थ्य थी, ठीक है ना। उनके मुख्य लीडर रहे उस समय, जिस समय गुरु रहे उस समय भी लीडरशिप में भी ये मुख्य रूप से रहे, और उनके बाद इन्हीं को कमान मिलती है। और इन्होंने मुगल अथॉरिटी के नाक में दम कर रखा था, ठीक है ना, मुगलों की नाक में दम कर रखा था। डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल, उन्होंने क्या कहा? सोवरेन रूल का मतलब ये होता है संप्रभुता, यानी कि हम अपना जो शासन है स्वतंत्र करेंगे, आप कोई नहीं होते हो हमें ये समझाने वाले कि ये हम आपके ऑर्डर का पालन करें। मुगलों से उन्होंने कहा, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग पॉइंट्स, यहाँ तक कि सिक्के भी सिखों ने अपने नाम से सिक्के चलाए, मुगलों के सिक्के नहीं चलने दिए। कहे कि हमारा क्षेत्र है, हम अपने हिसाब से सिक्के चलवाएंगे, ठीक है ना। जैसे कोई राजा होता है तो अपने नाम के सिक्के चलवाता है, तो मुगलों के सिक्कों को चलने नहीं दिया गया इस क्षेत्र में, ठीक है ना। नेम ऑफ द गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, सिक्के जो होते थे उसके एक तरफ में गुरु नानक का नाम होता था और दूसरे क्षेत्र में, दूसरे एरिया में गुरु गोविंद सिंह का नाम होता था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का दोनों के नाम से बने सिक्के किसने चलवाया? बंदा बहादुर ने चलवाया। तो याद रखिएगा, बंदा बहादुर से जुड़ी हुई बातें याद रखिएगा कि सबसे पहली घटना ये है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कमान खालसा की किसने संभाली? तो बंदा बहादुर ने संभाली। बंदा बहादुर ने और क्या काम किया? बंदा बहादुर ने मुगलों से क्या किया? लगातार संघर्ष जारी रखा। 3rd नंबर मुगलों से। और बंदा बहादुर ने और क्या किया? बंदा बहादुर ने सिक्के चलवाए अपने एरिया में, और उस क्षेत्र में पंजाब वाले, सतलज वाले क्षेत्र में, यमुना वाले क्षेत्र में, जो भी इनका क्षेत्र रहा, उस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? सिक्के जो चलवाए, तो उस सिक्के में एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जो इनके पहले गुरु थे और जो इनके लास्ट गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह पहले गुरु इनके गुरु नानक थे, और दूसरे 10th नंबर के गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों के नाम के सिक्के चलवाए गए। एंड एस्टैब्लिश दियर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, और अपना खुद का प्रशासनिक व्यवस्था, यानी मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इन्होंने पसंद किया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, यानी हम अपने हिसाब से शासन चलाएंगे बिटवीन द सतलज एंड यमुना। अब आपको सतलज और यमुना मैप में देखना है कि सतलज और यमुना कहाँ पे है, ये आपका काम है, ठीक है ना। आप लोग मैप देखेंगे कि सतलज और यमुना कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, सतलज ये है और यमुना भी यही है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र पड़ता है ना, यही पंजाब वाला क्षेत्र पूरा, ठीक है। तो सतलज और यमुना का क्षेत्र जो है, इस पर इनका कब्जा रहा, इन्होंने अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, सतलज और यमुना में भी, ठीक है ना। इसके बाद बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715। बंदा बहादुर को क्या कर लिया गया? धोखे से 1715 में पकड़ लिया गया। उस समय जो दिल्ली का शासक था वो फर्रुख सियर था। दिल्ली का जो मुगल शासक था फर्रुख सियर था। लेटर मुगल्स में 3रा नंबर आता है। मैंने फर्रुख सियर के बारे में आपको कई पिछले वीडियो में बताया है कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आता है, बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह फर्स्ट के बाद फिर जहांदार शाह आता है, जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर आता है। तो फर्रुख सियर ही एक ऐसा मुगल शासक रहा जिसने घृणित काम किया, इसलिए इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुख सियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने किया क्या था? बंदा बहादुर को इसने पकड़ कर 1715 में और 1716 में इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी, मार डाला था। अच्छा, मारा कैसे था? मारा इनको ये था कि इनसे ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे? इस्लाम को बुलवा रहे थे। क्या कह रहे थे कि आप जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। क्या कर लो? इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। लेकिन बंदा बहादुर इतने, जैसा इनका नाम है वैसे ही बहादुर थे ये, ठीक है ना। इन्होंने क्या
किया, ये झुके नहीं, इनके हाथों पर घाव बनाए गए, पैरों पर घाव बनाए गए, लगातार पिटाई की गई। इसके अलावा इन्हीं की आंखों के सामने इनके दोनों जो बेटे थे, इन दोनों बेटों की हत्या कर दी गई, उनको काट दिया गया कि बताइए अब आप मुगल इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी ये बंदा बहादुर हैं और इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए मरना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। तो मुगल अथॉरिटी के सामने इन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में जाने जाते हैं बंदा बहादुर, अब समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। ठीक है, ये महाराजा रंजीत सिंह है, ये बंदा बहादुर नहीं है। आप महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें अंडर द नंबर ऑफ एबल लीडर्स, जब बंदा बहादुर मर गए, उनकी डेथ हो गई, तो बंदा बहादुर की डेथ होने के बाद भी मुगलों जो सिख रहे वो दबे नहीं, ठीक है ना। प्रसोद की भावना उनके अंदर जगती रही। अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th सेंचुरी द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स एंड कॉल्ड जत्था। सिखों ने क्या किया, जो भी उनको सिखा दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहे। अंडर द नंबर ऑफ एबल लीडर, बहुत सारे योग्य लीडर्स आते रहे, ठीक है ना, जिनमें महत्वपूर्ण नाम मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद भी बहुत सारे एबल लीडर आते रहे और उन्हीं के सहयोग से सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, सिख ने अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया। इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स, कई सारे बैंड बना लिए, कई सारे क्या बना लिए, बैंड, कई सारे बैंड बना लिए। देखिए जैसे सिख वाला पूरा एरिया है, ये पूरा सिख का एरिया है, तो इसके अंदर कई छोटे छोटे बैंड बना लिए। इसी बैंड को क्या कहा गया बेटा, जत्था कहा गया। याद रखिएगा, बैंड को क्या कहा गया, जत्था, यानी कई सारे जत्था बना लिए। अच्छा, जत्था, जिसको इसी जत्था को बाद में क्या कहा गया, मिसल कहा गया। किस नाम से जाना गया, मिसल नाम से जाना गया। तो देखिए 3 नाम आ गए कि कई सारे बैंडों को क्या नाम दिया गया, जत्था कहा गया। जत्था को बाद में क्या कहा गया, मिसल कहा गया, ठीक है। तो तीनों को बातें एक ही हैं। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या होता था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे इसलिए रहते थे क्योंकि जिससे जब कोई सिख पर आक्रमण करे ना, कहीं से हमारे सिख वाले एरिया पर आक्रमण करे, तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इनसे अटैक करे और ये जाके इनकी हेल्प करे, ये जाके फिर इनकी हेल्प करे, यानी सब लोग फिर इकट्ठा हो जाएं। तो इस तरह से कई टुकड़ों में बटे हुए थे, अपने सैनिकों के कई टुकड़े बना लिए थे, संगठन अपना मजबूत करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है ना। जत्था बना लिए थे जिसको मिसल कहा गया था। याद रखिएगा, अंडरलाइन करते जाइए, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। दियर कंबाइंड, अब इसके बाद देखेंगे, दियर कंबाइंड फोर्सेस वर नॉन एज अ ग्रैंड आर्मी। अब यही जत्था जब बहुत सारी हो जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे जत्था मिल जाते थे, तो इस पूरी कंबाइंड आर्मी को क्या कहा जाता था, दल खालसा कहा जाता था। इसको ये जो ग्रैंड आर्मी थी ना, शानदार आर्मी, ग्रैंड आर्मी का मतलब शानदार आर्मी जो गठित होती, इसी ग्रैंड आर्मी को किस नाम से जाना गया, दल खालसा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दल खालसा क्या है, तो आप कहेंगे दल खालसा इज द ग्रुप ऑफ जत्था, है ना, जिसको लेटर ऑन मिसल, जिसको इज नॉन एज लेटर ऑन मिसल, जिसको मिसल के नाम से जाना गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद देखिए, द एंटायर बॉडी यूज टू द मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी। अच्छा, ये लोग मीटिंग कहाँ करते थे, तो ये भी याद रख लीजिए, अमृतसर में। ये जो पूरा एंटायर बॉडी थी जत्था वाली, दल खालसा वाली, अमृतसर में ही मिलती थी। इसलिए देखेंगे आप कि अमृतसर बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस सिखों के लिए माना जाता है और आज भी है ना। अमृतसर में आप देखते हैं स्वर्ण, है ना, गोल्डन टेम्पल, आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली, 2 समय पर इनका मीटिंग लगता ही लगता था। यानी जितने भी दल खालसा रहे, छोटे मोटे, जितने भी बड़े छोटे जितने भी जत्था थे, ये सभी जगह इधर उधर एक जगह पर, यानी अमृतसर, यानी मान लीजिए यहाँ पे अमृतसर है, तो इस अमृतसर में सभी जत्था जितने भी लोग आते थे, यहाँ इनकी मीटिंग होती थी। साल में कब होती थी, बैसाखी में होती थी और दिवाली में होती थी, ठीक है ना। बैसाखी आप लोग जानते होंगे, हिंदी नाम चैत्र बैसाख है ना, ठीक है। तो बैसाखी एंड दिवाली तो जानते ही हैं, तो हिंदी में जो मंथ चलते हैं उनमें आपको बैसाखी मिल जाएगा। तो टेक द कलेक्टिव डिसीजन एट, अच्छा मीटिंग करते क्या थे, मीटिंग में हर बार डिसीजन लेते थे कि अब हमें आगे क्या करना है, अपने धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, सिख रिलीजन के लिए हमें क्या करना है। रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु, रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, है ना, गुरुओं का रिजोल्यूशन लिया जाता था कि जितने भी गुरु हैं या जितने भी लीडर हैं, हर जत्थे का जो लीडर है उनका क्या मत है, इसी को गुरुमत कहा जाता था, ठीक है ना। तो गुरुमत को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ गुरु। गुरुमत को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ गुरु, यानी गुरुओं का क्या मत है, गुरुओं की क्या राय है, उसी राय को, ठीक है, ये करते थे। अच्छा, अब इनके समय में एक समस्या ये आती थी कि जैसे इतने सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, तो सैनिकों को क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए, है ना, आमदनी भी चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए इनको रेवेन्यू चाहिए होगा, टैक्स चाहिए होगा, है ना। कोई ना कोई टैक्स कलेक्ट करके क्या करे, इन सैनिक, जितने भी सैनिक हैं इनको भी तो भूख है ना, भूखे होंगे, पानी इनको भी तो चाहिए, है ना, अपनी जो खुराक इनको भी तो चाहिए। तो इसके लिए राजा को, यानी जो सिख का जो एक कह सकते हैं समुदाय का जो लीडर होगा, वो क्या करता था, टैक्स भी लेता था। वो जो टैक्स है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए कि वो टैक्स किस नाम से जाना गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम कॉल्ड राखी,
सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस। तो जो टैक्स था उसको टैक्स ना कह के सिख की भाषा में राखी कहा गया। क्या कहा गया? राखी का मतलब क्या होता था? ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू द कल्टिवेटर्स। इसमें कल्टिवेटर्स की सुरक्षा के लिए, यानी जितने भी यहाँ पे कल्टिवेटर्स हैं, सिख संप्रदाय में जितने भी कल्टिवेटर्स हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी लेते थे ना जितने लीडर होते थे। जत्था, ये जो जत्था बना था, ये जो राज्य में रहने वाले और भी सिख हैं, सभी लोग थोड़ी सैनिक थे। जितने आम जनता है जो सिखों में, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर लेते थे? ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑफ 20%। तो जो 20%, अब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राखी कितना परसेंट लिया जाता था, तो 20% लिया जाता था। ठीक है, 20% सभी कल्टिवेटर से, किसानों से लिया जाता था, उन्हीं की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जिससे मुगल ना उनके ऊपर आक्रमण कर सकें, इसलिए। और सभी लोग बड़े खुशी से, बड़े आराम से देते थे, स्वेच्छा से देते थे। गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इंस्पायर्ड किया हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया था तो इस तरह से इंस्पायर्ड किया हुआ था, विद द बिलीफ, एक विश्वास दिया था कि दियर डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी थी, उनका जो एक फ्यूचर का जो उनका एक मतलब सपना था, रूल था, क्या था कि राज करेगा खालसा। उन्होंने कहा था कि जो हमारा खालसा है ना, ये राज करेगा। दियर वेल यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और उनका यही संगठन इतना मजबूत रहा, इनेबल्ड देम टू द पुट अप द सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू मुगल गवर्नर्स। यही उनका जो विश्वास रहा, उनका जो संगठन रहा, इसने लगातार मुगल गवर्नेंस का क्या क्या विरोध किया है ना। एंड फर्स्ट, पहली बार विरोध किया, एंड देन टू द अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जैसे एक आक्रमणकर्ता को भी इन्होंने हरा दिया है ना। ये अहमद शाह अब्दाली वही है जिसने हु हैड सीज द रिच प्रोविंस ऑफ पंजाब, पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। बाद में अहमद शाह अब्दाली को भी मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, एंड देखेंगे इसके अलावा और इन्होंने क्या कब्जा किया? द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल, मुगलों से सरकार ऑफ सरहिंद। सरकार का मतलब ये है कि एक क्षेत्र था जिसको सरकार ऑफ सरहिंद कहा जाता है, ये भी मुगलों से इन्होंने छीन लिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिख अपनी चरम सीमा पर चल रहा है, यानी सिखों का बोलबाला चल रहा है, पूरे भारत पर इनका प्रचार प्रसार तेजी से फैल रहा है। ठीक है ना। द खालसा डिक्लेयर्ड इन द सोवरेन रूल। खालसा ने क्या कहा कि हम सोवरेन रूल, देखिए बार बार सोवरेन आ रहा है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, शक्ति, यानी ऐसी जगह जहाँ के मालिक हम स्वयं हैं, हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, यानी हम समर्थवान हैं। ठीक है ना, इसलिए सोवरेन रूल है। बाय स्ट्राइकिंग दियर ओन क्वाइन, उन्होंने अपने खुद के सिक्के चलाते थे। अगेन इन द 1765 की बात करें अगर, तो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट ये है कि दिस क्वाइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज वन ऑफ द ऑर्डर्स इशूड बाय द खालसा। खालसा के जितने भी ऑर्डर्स होते थे आपको इसमें दिखते थे। इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर के समय मैंने आपको बताया ही था कि इस तरह से सिक्के चलाए जाते थे। सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू द जमुना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि सिख कहाँ से कहाँ तक, तो आप बताएंगे कि सिख जो है सिंध, इंडस दिया है ना इसमें, इंडस, ये देखिए इंडस, इंडस का मतलब होता है कि जो सिंध नदी है, इंडस रिवर है, से लेकर यमुना तक, यानी ये यमुना तक इतना बड़ा जो पूरा क्षेत्र था ये इन्हीं के अंडर में रहा है ना। बहुत विस्तार किया इसने, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। बट ये अलग अलग छोटे छोटे रूलर्स में बाद में क्या हुआ, बट गया। और यही कारण था कि सिख का जो समुदाय रहा वो क्या हो गया, आगे चल के कमज़ोर हो गया। हालांकि जब वो जैसे ही कमज़ोर हुआ तो बाद में आप देखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह आ जाते हैं। यानी देखिए खालसा की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। ठीक है, याद रखिएगा। और 1799 में क्या हो रहा है, यानी 100 ईयर्स बाद। ये डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि खालसा कब बना था, 1699 में। और इसके बाद जब सिख ब्रेक हुए तो उसको यूनाइट करने का काम कौन कर रहा है? 1799 में कौन कर रहा है? ये देखिए 1799 में कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। यानी छोटे छोटे जो ग्रुप बटे हुए थे सिखों में, तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, सभी को रीयूनाइट किया कि भाई एक साथ रहिए ना, संगठन में शक्ति है ना, यूनिटी में पावर है। दीज ग्रुप्स एंड इस्टेब्लिश द हिज कैपिटल लाहौर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने क्या काम किया, तो आप बोलेंगे कि सिख जो अलग अलग रूलर्स में बटे हुए थे उन सभी रूलर्स को हराकर जीतकर एक साथ उनको अपने साथ में रखा। साथ ही साथ क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कैपिटल कहाँ बनाई, लाहौर में बनाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो कैपिटल थी वो क्या थी, लाहौर थी इन 1799। तो आप देख रहे होंगे कि 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में आप देख रहे होंगे कि सिखों का जो चरम था वो कितना तेजी से फैल रहा था। ठीक है ना। इसके बाद मराठा की बात करते हैं। मराठा, अब मराठा की बात करते हैं। क्यों मराठा की बात करेंगे भाई, क्योंकि मराठा हेडिंग भी दिया गया है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस।